हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, उत्तराखंड स्टैटिक जीके का ये नेक्स्ट पार्ट है। जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड की संस्कृति हमारा सब टॉपिक चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने जाना था गढ़वाल चित्रशैली के बारे में। आज हम जानेंगे गाइज उत्तराखंड की शिल्पकला के बारे में। ठीक हो गया। अब शिल्पकला के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मृत्तिका शिल्प क्या है, धातु शिल्प है, चर्म शिल्प क्या है, मूर्ति शिल्प क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो पे गाइज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी के साथ गाइज, हिंदी में भी दिन में आपको 11 to 12 o'clock के बीच में हिंदी की वीडियोज़ भी आती हैं। तो आप अगर हिंदी की आपको तैयारी करनी है तो आप वो भी देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के। तो देखिए, अगर शिल्पकला की बात करें तो शिल्पकला के अंतर्गत आता क्या क्या है ये बताऊँ मैं आपको। तो देखिए, काष्ठ शिल्प, मृत्तिका शिल्प, धातु शिल्प, चर्म शिल्प और मूर्ति शिल्प, ये सारे के सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? शिल्पकला के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपको पता है, जो हमारा उत्तराखंड है वो क्या है गाइज, लकड़ी से हो गया। क्या है, काफ़ी भरपूर लकड़ियाँ यहाँ पर हैं। तो लकड़ी से जितने भी होते हैं, रिंगाल एक घास पाई जाती है जो उससे बहुत सारे यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं काष्ठ शिल्प के बारे में। तो काष्ठ शिल्प की बात करें तो काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। तो ऐसे शिल्प या ऐसी वस्तुएं जो लकड़ी के द्वारा बनाई जाती हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? काष्ठ शिल्प के अंतर्गत आएंगी। ठीक हो गया। अब काष्ठ शिल्प में फेमस क्या क्या है जो उत्पाद बनते हैं यहाँ पे? ठेकी हो गया, नाली हो गया, कुमिया हो गया, पाली और भदेल। ये पांचों की पांच चीज़ें आपको याद रखनी है। ठेकी, नाली, कुमिया, पाली और भदेल, ये क्या हैं? काष्ठ शिल्पें हैं। ठीक हो गया। मतलब जो लकड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। अब अगर बात करें रिंगाल क्या होता है गाइज, देखिए नेक्स्ट काष्ठ शिल्प में के अंतर्गत ही आपका क्या आ जाएगा, उसमें रिंगाल आ जाएगा। अब रिंगाल क्या है? हस्तशिल्प उद्योग है। जनपद कहाँ कहाँ पर है जहाँ पर रिंगाल जो उत्पन्न होती है? रिंगाल एक टाइप की घास होती है, सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको। तो पिथौरागढ़, उसके बाद आपका चमोली और अल्मोड़ा, ये 3 ज़िले मुख्य तरह फेमस हैं जहाँ पर कि रिंगाल से निर्मित उद्योग हैं या फिर रिंगाल से क्या बनाए जाते हैं? हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाई जाती हैं। वस्तुएं क्या क्या बनती हैं इससे? तो देखिए, जो सूप है, ठीक हो गया, सूप आपने देखा होगा जिससे आप गेहूं को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। वो डाले या डलिया बनाई जाती है, टोकरी बनाई जाती है, कंडी बनाई जाती है, चटाई और मोष्ठा। ठीक हो गया। ये सारे के सारे हमारे रिंगाल से बनाए जाते हैं। दूसरी बात करूं अगर बांस, ये देखिए गाइज, ये आप देख सकते हैं चित्र में, ये बनी हुई वस्तुएं हैं। दूसरा, बांस से क्या क्या बनता है अगर ये बात करें तो बांस से हमारा कंडी, डलिया, सूप, टोकरी, ये सारे के सारे हमारी वस्तुएं काहे से बनाई जाती हैं? बांस के द्वारा बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इसमें बेंत। ठीक हो गया। ये भी एक पतली घास टाइप ही होती है, इससे फर्नीचर बनाया जाता है, टोकरियाँ बनाई जाती हैं, जो आप ये टोकरियाँ देख रहे हैं गाइज। ठीक हो गया। ये सब किससे बनाया जाता है? बेंत से बनाया जाता है। तो इतना हो गया गाइज हमारा किसके बारे में? काष्ठ शिल्प। ठीक हो गया। अब देखिए, लकड़ी से निर्मित हस्तशिल्प मुख्यतः राजी जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, जितने भी आपके ये जो हस्त निर्मित हैं ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जो हस्तशिल्प में मुख्यतः कौन सी जनजाति भाग लेती है? तो याद रखिएगा, जो राजी जनजाति है ये मुख्यतः इसमें क्या करती है? आपका हेल्प करती है। राजी जनजाति से एक चीज़ और याद रखिएगा, मूक विनिमय प्रथा। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मूक विनिमय प्रथा से कौन सी जनजाति इससे क्या करती है? व्यापार करती है। तो इसमें होता क्या है, राजी जनजाति के लोग बेसिकली रहते हैं गाँव में, जंगलों में। ठीक है। तो ये रात को आते थे, जो भी बनाते थे ये चीज़ें हस्तशिल्प, जैसे कि मैंने बोला आपको राजी जनजाति सबसे ज़्यादा बनाती है, तो ये अपने वस्तुओं को रख देते थे लोगों के घरों के बाहर से, और लोग क्या करते थे, अगली रात को उसके बदले वहाँ पर कुछ अनाज क्या कर देते थे? रख देते थे। इसी को क्या बोला जाता है? मूक विनिमय व्यापार बोला जाता है। ठीक हो गया। तो ये कौन सी जनजाति में प्रचलित था? राजी। और अगर आपसे पूछे उत्तराखंड की सबसे कम
जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो वो भी राजी हो जाएगी। ठीक है, 512 या 562 समथिंग इसमें परिवार हैं। अगली बात करें तो देखिए ये यहाँ पर डायग्राम है, आप देख सकते हैं जो भी हस्तकला निर्मित है उससे बने हुए ये सारे के सारे क्या हैं, वस्तुएं हैं। नेक्स्ट आ जाता है गाइस जिसमें रेशा एवं कालीन शिल्प। तो रेशे और कालीन, जो पौधों से हमें रेशे मिलते हैं उससे भी हम उत्तराखंड में बहुत सारा उद्योग यहाँ पर क्या हुआ है, बनती हैं वस्तुएं। तो देखिए सबसे पहले जनपद की बात करूँ तो कौन से जनपद में है ये, तो याद रखिएगा जनपद आ जाएगा आपका पिथौरागढ़ और चमोली में। पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने सुना होगा दन और कालीन जो हैं कहाँ के, ये धाराचूला और मुनस्यारी में सबसे ज़्यादा बनते हैं। अब वस्तुएं क्या क्या बनती हैं इस शिल्पकला में, देखिए रेशों से दरी, जो पौधों के रेशे होते हैं उससे हम क्या बनाते हैं, दरियाँ बनाई जाती हैं यहाँ। कंबल हो गया, रस्सियाँ हो गई, ठीक है, पश्मीना, शॉल हो गए, शॉल भी बहुत ज़्यादा फेमस है। दन हो गया, थुलमा कहते हैं, आप जो थुलमा लेते हैं वो भी यहाँ पर बनता है। चुटका हो गया, कंबल हो गए, ठीक हो गया गाइज, पंखी हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं, हस्तशिल्प वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपकी रेशे एवं कालीन से बनी हुई वस्तुओं के अंतर्गत। और बात करें उत्तराखंड का जो कालीन उद्योग है वो विश्व में सबसे ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। अब इसके बात करते हैं गाइज नेक्स्ट शिल्पकला में, ये आ जाती है आपकी मृत्तिका शिल्प। मृत्तिका शिल्प मतलब क्ले क्राफ्ट। मृत्तिका का मतलब क्या हो गया, मृदा। ऐसी वस्तुएं या ऐसी शिल्पकारी जो मृदा के हेल्प से की जाती है वो क्या कहलाती है, मृत्तिका शिल्प कहलाती है। अब इसके अंतर्गत जो दीप होते हैं, दीप मतलब दिए हो गए, ठीक हो गया, जो आप दीपावली में जलाते हैं त्योहारों में, वो दिए हो गए, मिट्टी से बनते हैं। सुरही सुनी होगी आपने, ये भी किसके द्वारा बनती है, मिट्टी के द्वारा। बर्तन हो गए, गमला, गुल्लक, चिलम, ठीक है, चिलम ये जो आपने घरों में देखे होंगे, पुराने जो बूबू लोग होते हैं उनके पास चिलम जो होती है वो भी काहे की बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा डिकारे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है डिकारे क्या है, तो याद रखिएगा मिट्टी की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है रंग बिरंगी, उसे ही क्या बोला जाता है, डिकारे बोला जाता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये क्ले क्राफ्ट के अंदर आता है, मतलब मृत्तिका शिल्प के ये अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज धातु शिल्प की। अगर गाइज वीडियो पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर। अब धातु शिल्प की बात करें तो धातु लगा हुआ है, तो धातु मतलब धातु में आपका मुख्यतः क्या आ जाएगा, लोहा हो गया, ठीक हो, सोना, चांदी, तांबे, ये मुख्यतः पाए जाते हैं उत्तराखंड में। तो इनसे जो बर्तन या आभूषण बनाए जाते हैं वो सारे के सारे धातु शिल्प के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन पूछता है मुख्य रूप से जो ये तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं, ये जो है ये टमटा समुदाय के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये समुदाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अल्मोड़ा में स्थित है। उसके बाद धातु शिल्प के बाद बात करेगा इच धातु शिल्प के बारे में और अगर जानकारी मैं बताऊँ आपको तो नेक्स्ट आ जाएगा गाइज आपका चर्म शिल्प। ठीक हो गया, अब जानते हैं चर्म शिल्प के बारे में। तो चर्म क्या होता है, ये होता है लेदर क्राफ्ट आता है। ठीक है, तो लेदर या चमड़े से जितनी भी वस्तुएं बनेंगी वो सारी की सारी लेदर क्राफ्ट के अंतर्गत आ जाएंगी। सबसे पहले बात करें जो चमड़े का कार्य करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, उनको क्या कहा जाता है। जैसे टमटा लोग क्या करते हैं, तांबे का या फिर धातुएं सोने का जो काम होता है अल्मोड़ा के टमटा लोगों के द्वारा करा जाता है। ऐसे ही जो चमड़े का कार्य करता है गाइज, उसको क्या बोला जाता है, बाड़ई या सारकी बोला जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है बाड़ई या सारकी किसे कहा जाता है, तो चमड़े के कार्य करने वालों को बाड़ई या सारकी कहा जाता है। अब स्थान बात करें, जो चर्म शिल्प फेमस है वो लोहा घाट, जौहर घाटी में, नाचनी में और मीलम, इन स्थानों पर क्या है, चर्म शिल्प काफ़ी अच्छे इसके क्या हैं, सोर्सेज हैं। वस्तुओं की बात करें तो बनाए क्या क्या जाते हैं इसमें, जो चमड़े के बैग होते हैं, पर्स हो गए आपके, और जूते हो गए, ये सारी वस्तुएं इसके अंतर्गत क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो चर्म शिल्प के बाद गाइस जब आगे हम बढ़ते हैं अपना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपका मूर्ति शिल्प। ठीक हो गया, तो मूर्ति शिल्प से जाने, स्क्रैप्चुअल आर्ट कहते हैं इसे। यहाँ से प्राप्त मूर्तियों में उत्तर भारतीय
दक्षिण भारतीय व क्षेत्रीय कला का समन्वय दिखता है। तो जितनी ये मूर्तियाँ हमें दिखती हैं जो मिली हुई हैं, वो या तो उनमें उत्तर भारतीय कला का प्रभाव है, वो दक्षिण की मूर्ति मतलब दक्षिण में जो मूर्तियाँ प्राप्त हैं उनका प्रभाव दिखता है, और क्षेत्रीय कला, इन सब का क्या है, समन्वय दिखता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, मैं सारी मुख्य मूर्तियाँ बता रहा हूँ जो फेमस मूर्तियाँ हैं, क्यों फेमस हैं, वो कहाँ पर हैं, ठीक हो गया। उससे क्या बनता है गाइज, एक ना एक क्वेश्चन वहाँ से आपका बनेगा। तो पहली मूर्ति की बात करूँ तो ये हो जाएगी आपकी देवलगढ़ की मूर्ति, ठीक है। तो देवलगढ़ की मूर्ति किस भगवान की है, ये भगवान विष्णु की है। देवलगढ़ है कहाँ पर आपका, तो आप बोलोगे क्या, पौड़ी में। ये गाइज 11वीं शताब्दी की मूर्ति है और ये भगवान विष्णु की खड़ी प्रतिमा है। कैसी है, खड़ी प्रतिमा, याद रखिएगा। तो अगर पूछे भगवान विष्णु की खड़ी प्रतिमा कहाँ पर है, तो देवलगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट बने तो नेक्स्ट तो मूर्ति है गाइज वो है बैजनाथ की मूर्ति। तो बैजनाथ बागेश्वर में है। तो यहाँ पर जो देवी की मूर्ति मिली है उसकी जो ऊंचाई है गाइज वो कितनी है, 4 से 6 फुट ऊंची ये क्या है, मूर्ति है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आपको एक बार देख लेना है। अब वो क्या बोलेगा, 4 से 6 फुट ऊंची समपोदष्ठानक मुद्रा में देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैजनाथ से, ठीक हो गया। तो आप इस तरीके से देखेंगे जो देवी की मूर्ति मिली है उसकी मुद्रा कौन सी है, समपोदष्ठानक इसकी क्या है, मुद्रा है। कितनी फीट ऊंची है, तो 4 से 6 फीट ऊंची ये क्या है गाइज, मूर्ति है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी सूर्य मूर्ति। अब सूर्य मूर्ति भी अलग अलग जगहों से मिली है। तो ये जो सूर्य मूर्ति मिली है द्वाराहाट से मिली है। अगर इसकी बात करें तो ये सूर्य की समभंग मुद्रा में मूर्ति है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका, सूर्य की समभंग मुद्रा में मूर्ति किस स्थान से मिली है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये मिली है द्वाराहाट से। नेक्स्ट मूर्ति की बात करें गाइज तो नेक्स्ट आ जाती है आपकी लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा। लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा, तो ये किसकी मिली है गाइज, देखिए 8वीं से 9वीं शताब्दी की ये मूर्ति है लगभग। इसका निर्माण जो हुआ था 8वीं या 9वीं शताब्दी में हुआ था। और यहाँ पर जो मूर्ति मिली है वो तपस्यारत है। जो माता गौरी है यहाँ पर वो किस मुद्रा में है, तपस्यारत मुद्रा में ये इनकी मूर्ति मिली है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से याद रखेगा, माता गौरी की तपस्या करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है, लाखा मंडल से मिली है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है गाइज दुर्गा माता, ठीक हो गया। तो दुर्गा माता का भी स्थान बहुत ऊंचा है उत्तराखंड में, आपको जैसे कि पता है। तो इनकी जो मूर्तियां हैं, एक तो वो बैजनाथ संग्रहालय में रखी हैं, और जो बैजनाथ संग्रहालय की मूर्तियां हैं याद रखिएगा वो कैसी मूर्ति हैं गाइज, खड़ी मूर्तियां हैं, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर बने माता दुर्गा की खड़ी मूर्तियां कहाँ पर स्थित हैं, तो बैजनाथ संग्रहालय में वो स्थित है। दूसरा, कालीमठ और जागेश्वर से भी मूर्तियां मिली हैं दुर्गा माता की, और इन मूर्तियों में इनकी जो स्थिति है या जो मुद्रा है वो क्या है, सिंह के ऊपर है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, दुर्गा माता की सिंह वाहिनी मूर्तियां कहाँ पर स्थित हैं, तो कालीमठ और जागेश्वर में स्थित हैं। नेक्स्ट आ जाएगा गाइज आपका महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां। तो ये क्या है गाइज, रंभा देवी की ये है, ठीक है। रंभा देवी की मूर्ति है, याद रखिएगा। कौन सी माता, रंभा देवी की। और ये प्राप्त कहाँ से हुई है, ये प्राप्त हुई है चंबा से। पहली मूर्ति है जो कहाँ से प्राप्त हुई थी, चंबा से। तो याद रखिएगा महिषासुर मर्दिनी रंभा देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, चंबा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पार्वती माता की प्रतिमा। तो ये पार्वती माता की जो मूर्ति है ये प्राप्त हुई है हमें मेखंडा से, और इस मूर्ति में पार्वती माता की जो मुद्रा है वो क्या है, हस्त मुद्रा आसन में है। कौन सी आसन में है गाइज, हस्त मुद्रा आसन में है। नेक्स्ट आ जाएगी गाइज आपकी सूर्य मूर्ति, ठीक है। एक तो सूर्य मूर्ति कहाँ से मिली थी, मैंने बोला संभंग स्थिति में द्वाराहाट से। दूसरी है जागेश्वर से मिली है। ये कितने ऊंची है, तो 3 फुट ऊंची ये मूर्ति है। और इम्पोर्टेंट क्या है, ये काले पत्थर से निर्मित है। कौन से पत्थर से निर्मित है, काले पत्थर से निर्मित है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़, संभंग मुद्रा में 7 घोड़ों पर क्या है गाइज, ये विराजमान है। जो सूर्य भगवान है वो 7 घोड़ों पर क्या है, विराजमान है। कौन से वाले मूर्ति में, जो जागेश्वर से प्राप्त हुई है। तो नेक्स्ट आ जाती है आपकी नृत्य करते गणपति की मूर्ति।
तो भगवान डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है गणेश भगवान की नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है, तो याद रखिएगा चमोली जोशीमठ से मिली हुई है। 11वीं सदी की ये मूर्ति है और इस मूर्ति में गणेश भगवान की कितनी भुजाएं दिखाई गई हैं, 8 भुजाएं हैं इसमें, ठीक है। तो गणेश भगवान की 8 भुजाओं वाली नृत्य करती मूर्ति कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा चमोली जोशीमठ में। नेक्स्ट आ जाएगा गाइज वज्रासन मुद्रा मूर्ति। तो वज्रासन ये जो मूर्ति है ये भगवान शिव जी की है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि भगवान शिव की वज्रासन वाली मूर्ति किस स्थान पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा वज्रासन वाली मूर्ति भगवान शिव की कहाँ पर है, केदारनाथ मंदिर में स्थित है, जो केदारनाथ का गाइज द्वारपट्टी का है, ठीक हो गया, वहीं पर ये मिलती है, तो ये याद रखिएगा। अगला आ जाएगा आपका जागेश्वर की मूर्ति। अब जागेश्वर की मूर्ति जो जागेश्वर से मिली है ये भी किसकी है, बैजनाथ के शिव मंदिर के ही समान है। और जो बैजनाथ के शिव मंदिर की मूर्ति है वो कौन से आसन में है, तो याद रखिएगा वो वीर्यसन आसन में है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा भी, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। डायरेक्ट क्या क्वेश्चन बनेगा, भगवान शिव की वीर्यसन मूर्ति या वीर्यसन मुद्रा में मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आपका आंसर या तो उसने ये दिया होगा जागेश्वर या दिया होगा बैजनाथ या फिर दोनों दिए हुए हैं, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा जागेश्वर और बागेश्वर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, तो नेक्स्ट आपकी बनेगी जो मूर्ति है हमारी भगवान शिव की संहारक मूर्ति, ठीक हो गया। संहारक मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये मिली है हमें लाखा मंडल से और इसमें भगवान शिव की धनुषाकार मुद्रा है। इसमें जो मुद्रा है गाइज वो क्या है, धनुष के आकार की, और इसमें भगवान शिव की कितनी भुजाएं दिखाई गई हैं, तो इसमें भगवान शिव की 8 भुजाएं दिखाई गई हैं। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान शिव की 8 भुजाओं वाली मूर्ति कहाँ पर है, तो लाखा मंडल में। संहारक मूर्ति कहाँ पर है, तो लाखा मंडल में। धनुषाकार मुद्रा वाली मूर्ति कहाँ है, तो तब भी आंसर क्या हो जाएगा आपका लाखा मंडल में, ठीक हो गया। देखिए अब मैं 3 क्वेश्चन ऐसे लिख के बनाऊँ वो आपको दूँ, तो उससे अच्छा मैंने सारे फैक्ट्स इस तरीके से लिखे और आपको भी अपने नोट्स क्या करने चाहिए, ऐसे ही बनाने चाहिए, ठीक है। ये टाइम भी आपका कम लेते हैं और आप इजीली क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो नेक्स्ट मूर्ति पे बढ़ेगा तो नेक्स्ट मूर्ति आ जाती है आपकी बैजनाथ मूर्ति। तो बैजनाथ मूर्ति भगवान शिव की ही बात करें तो बैजनाथ से भी मूर्ति इनकी प्राप्त हुई है और ये किस मुद्रा में है, वीर्यसन मुद्रा में है। कितनी भुजाएं हैं, जैसे लाखा मंडल में भगवान शिव की 8 भुजाओं वाली मूर्ति है, ऐसे ही बैजनाथ में भगवान शिव की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है और ये वीर्यसन मुद्रा में दिखाई गई है, ठीक हो गया। अगला आ जाएगा इंपॉर्टेंट नृत्य मुद्रा शिव मूर्ति। तो भगवान शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति किस स्थान से मिली है, तो आपका आंसर हो जाएगा जागेश्वर के नटराज मंदिर से मिली है, ठीक हो गया। उसके बाद गाइज साथ ही में गोपेश्वर से भी क्या मिली है, नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। तो 2 नाम याद रखिएगा, एक आपका क्या हो जाएगा जागेश्वर का नटराज मंदिर और दूसरा गोपेश्वर। थर्ड अब बात करें गाइज तो ब्रह्मा मूर्ति की। तो ब्रह्मा जी की मूर्ति एक तो मिली है द्वाराहाट से, ठीक हो गया, द्वाराहाट के रतनदेव मंदिर से। तो एक क्वेश्चन यही बन सकता है आपका, रतनदेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका द्वाराहाट में स्थित है। दूसरी मूर्ति जो ब्रह्मा जी की है गाइज वो कहाँ पर रखी गई है, बैजनाथ संग्रहालय में रखी गई है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई किसके बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में। अब बढ़ते हैं अगला गाइज, अगला है आपका वामन मूर्ति। तो सबको पता है जो वामन है वो वामन अवतार हमारे किसका था, भगवान विष्णु जी का था। तो वामन मूर्ति क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन से भगवान की है, तो विष्णु भगवान की। वामन अवतार कौन सा अवतार था इनका, तो 5वां अवतार था, ठीक है। कहाँ पर मिली है ये मूर्ति, काशीपुर से मिली है। तो भगवान विष्णु की वामन मूर्ति वाली जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा काशीपुर से मिली है। नेक्स्ट बात करें आदि बद्री की मूर्ति। अब देखिए आदि बद्री की मूर्ति सबसे पहले कितनी ऊंची है, 5 फुट ऊंची है। यहाँ पर जो हमारे भगवान हैं उनकी मुद्रा कौन सी है, अभंग मुद्रा, ठीक है। भगवान विष्णु की अभंग मुद्रा वाली मूर्ति कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा आदि बद्री में। इसमें इनके 4 हाथ हैं, ठीक है, 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं में क्या क्या चीज़ें हैं, एक में गदा है, एक में शंख है, एक में चक्र है और एक में क्या है गाइज,
पद्म है। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हो गई गाइज हमारी कौन सी वाली मूर्तियाँ, जो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो हमें मिली है कहाँ से, अपने उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से या मंदिरों से। एक मूर्ति और याद रखिएगा गाइज भगवान विष्णु जी की, ये है शेष नयन मूर्ति। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि शेष नयन मूर्ति कौन से भगवान की है, तो शेष नयन मूर्ति जो है वो भगवान विष्णु की है। ठीक हो गया। ये जो इस टाइप की मूर्तियाँ हैं ये उत्तरांचल के मंदिरों के जो प्राचीर होती हैं गाइज, या तो प्राचीरों में या फिर पट्टिकाएँ या जो छतें होती हैं उन पर उत्कीर्ण की हुई मिली हैं। ठीक है। बैजनाथ और द्वाराहाट जो है वहाँ की स्वतंत्र प्रतिमाएँ इसी तरीके की हैं। तो ये हो गए इतने। अब इसी तरीके से हमारे वहाँ कुछ क्या मिलती है गाइज, उत्तराखंड में मांगलिक मूर्ति शिल्पकला भी क्या है, प्रचलित है। तो सबसे पहले मांगलिक मूर्ति शिल्पकला होती क्या है, जैसे मंगल कार्यों में, मांगलिक का मतलब ऐसी मूर्तियाँ जो मंगल कार्यों में बनाई जाती हैं। तो पहले जैसे आपने देखा होगा दीपावली में लोग क्या करते हैं, नारियल और गन्ने से क्या करते हैं, लक्ष्मी माता की क्या बनाते हैं, मूर्ति कह सकते हो, या फिर एक ये जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से। ठीक हो गया। ये बनाई हुई है। तो इस टाइप से क्या बनाई जाती हैं गाइज, इनको आप क्या कह सकते हो, मूर्तियाँ ही हो गई। ठीक है। वो एक टाइप की तो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे अगर दीपावली में किस माता की मूर्ति बनाई जाती है, लक्ष्मी की। किससे निर्मित होती है, नारियल और गन्ने से। एक दूसरी टाइप की क्या है गाइज, जो नंदाष्टमी पर्व होता है। ठीक हो गया। इसमें नंदा और सुनंदा की मूर्ति बनाई जाती है। नंदा और सुनंदा हैं माता, इनकी मूर्ति बनाई जाती है कब, नंदाष्टमी पर्व में, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें गाइज, एक याद रखिएगा गाइज क्या होता है, विवाह के अवसर पर चावल, ठीक हो गया, और आटा और चीनी की चाशनी से क्या बनाई जाती है, समधी समधन की मूर्ति बनाई जाती है। किसकी, समधी समधन की मूर्ति बनाई जाती है। और उसके बाद इसको क्या किया जाता है, एक दूसरे को आदान प्रदान किया जाता है, लड़के वालों के द्वारा लड़की को और लड़की वालों के द्वारा लड़कों को। और जैसे ही विवाह हो जाता है उसके बाद ये क्या कर दी जाती हैं, तोड़ दी जाती हैं। और ये जो इनको तोड़कर लड़के क्या करते हैं, इसे खाते हैं। जो ये समधी समधन की मूर्ति प्रथा है इसको क्या कहा जाता है, याद रखना, मैं वर्ड बता रहा हूँ आपको, लबार। ठीक हो गया। क्या कहा जाता है, लबार। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक कब बनाई जाती है समधी समधन की मूर्ति, विवाह के अवसर पर, जिसे कि क्या कहते हैं, लबार कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद और देखें मकर संक्रांति के दिन, अगर हम देखें तो मकर संक्रांति के दिन सभी को पता है क्या बनाए जाते हैं, घुघुते बनाए जाते हैं ना। तो वो भी फेमस, ये खिलौने होते हैं एक टाइप से, आटे घी और गुड़ से क्या किया जाता है गाइज, बनते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी गाइज पूरी की पूरी शिल्पकला के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।